मैंने इतिहास की सबसे शक्तिशाली एस रैंक क्षमता टैग यानी मार्क जागृत कर ली थी, जो दुनिया की किसी भी चीज के रूप को मेरी इच्छा अनुसार परिभाषित कर सकती थी। लेकिन जब मैंने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया तो एक मेज को टैग करने से उसके ऊपर सिर्फ एक फर्नीचर का टैग आ गया और एक ज़ॉम्बी को टैग करने पर केवल खतरा लिखा दिखाई दिया। इसीलिए मुझे लगा कि ये क्षमता केवल वस्तुओं पर बेकार के लेबल लगाने के ही काम आ सकती है। इसी कारण प्रलय के समय जब मैं तेज बुखार से तड़प कर मर ही जाने वाला था, मेरी प्रेमिका हान जियांग शू ने बुखार कम करने वाला वो आखिरी इंजेक्शन जो मेरी जान बचा सकता था, एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसने किंग कॉन्ग वॉल यानी वज्र दीवार क्षमता जागृत की थी। जाने से पहले उस आदमी ने मुझे एक गंदे गद्दे पर धक्का दे दिया और उसकी आवाज तहकाने की ठंडी हवा जैसी बर्फीली थी। मोबाइल, मुझे दोष मत देना, तुम्हारी इस टैगिंग क्षमता का क्या उपयोग है? तुम जैसे बोझ को साथ लेकर चलने से हम सब मारे जाएंगे। निराशा में मैंने उस वेल्ड किए हुए स्टील के सुरक्षा दरवाजे को घूर कर देखा। मेरे बुखार से तपते दिमाग में एक बेतुका और हास्यपद विचार कौंधा, टैग लकड़ी का दरवाजा। अगले ही पल वो अभेद्य लोहे का दरवाजा तुरंत एक कमजोर लकड़ी के दरवाजे में बदल गया और पल भर में ज़ॉम्बीज ने उसे आसानी से तोड़ दिया। लेकिन अपने सामने ज़ॉम्बीज की भीड़ को अंदर आते देख मैं जोर जोर से हंसने लगा। असल में मेरी क्षमता बेकार नहीं थी, ये सृजन थी। ये ऐसा था जैसे बोले गए शब्द कानून बन जाएं, सब कुछ परिभाषित करने की दैवीय शक्ति। फिर मेरी नजर सबसे आगे वाले उस ज़ॉम्बी पर पड़ी जो बस मेरे ऊपर झपटने ही वाला था। मैंने मन में हल्का सा विचार किया, टैग स्थिर खिलौने। पूरी दुनिया पल भर में शांत हो गई। दर्जनों ज़ॉम्बी अपने खूंखार और डरावने पोज में हमेशा के लिए जम गए। लेकिन इस काम से मेरी मानसिक ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई। तेज बुखार के कारण चक्कर फिर से आने लगे। मैंने अपने तपते शरीर को देखा, अपना ध्यान अपनी बीमारी पर केंद्रित किया। टैग स्वस्थ। पल भर में एक ठंडी राहत का एहसास मेरे पूरे शरीर में फैल गया। वो तेज बुखार जिसने मुझे पूरे दिन तड़पाया था और लगभग पागल कर दिया था, कुछ ही सेकंड में बर्फ की तरह पिघलकर पूरी तरह गायब हो गया। क्या यही भगवान की शक्ति है? शरीर के ठीक होने के बाद भूख लहर की तरह उमड़ पड़ी। लेकिन हान जियांग शू और वांगपो जब गए तो खाने की सारी चीजें अपने साथ ले गए। फर्श पर केवल गंदा मटमैला पानी और कुछ गंदी सख्त ईंटें बची थीं। मैं उस गंदे पानी के पास गया, अपनी उंगली बढ़ाई और अपनी शक्ति सक्रिय की। टैग पीने योग्य शुद्ध पानी। अचानक फफूंदी और बदबू वाला गंदा पानी साफ और ठंडा हो गया। मैंने चुल्लू में पानी भरकर चखा, वो साफ और मीठा था। प्रलय से पहले मैंने जितने भी बोतलबंद पानी पिए थे उन सब से बेहतर था। पानी की समस्या हल हो गई। अब अगली जरूरत खाना थी। मेरी नजर फिर से उन ईंटों पर पड़ी। मैंने एक ईंट उठाई और उसे तौला। उसका सख्त एहसास और भारी वजन बहुत वास्तविक था। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मैंने कमांड दिया, टैग नरम ब्रेड। अगले ही पल एक ताजी गर्म ब्रेड मानो अभी अभी ओवन से निकली हो मेरे हाथ में आ गई। मैंने एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, जिसमें हल्की सी मिठास थी। मैं जमीन पर बैठ गया। एक घूंट शुद्ध पानी, एक निवाला ब्रेड। प्रलय के समय की इस सबसे शानदार दावत का आनंद ले रहा था। खाने पीने के बाद मैंने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियारों की जरूरत थी। मेरी नजर एक टूटे हुए स्टील के पाइप पर पड़ी। वो जंग लगा हुआ था, उसके किनारे तेज थे और हाथ में भारी लग रहा था। टैग तेज और हल्की मिश्र धातु की छोटी तलवार, डैगर। वो स्टील का पाइप एक चमक के साथ खिंचा, अपना आकार बदला और नया रूप ले लिया। आखिरकार वो एक सुंदर ठंडी चमक बिखेरने वाली चांदी जैसी छोटी तलवार बन गई। मैंने यूं ही उसे घुमाया और पास रखा एक धातु का शेल्फ बिना आवाज किए टोफू की तरह कट गया। हथियार मिलने से मेरी सुरक्षा की भावना काफी बढ़ गई। लेकिन सिर्फ हथियार काफी नहीं था। मैंने अपने फटे पुराने स्पोर्ट्स सूट को देखा। टैग लेवल 3 प्रोटेक्टिव सूट। कपड़ों का मटेरियल तुरंत बदल गया। वो मजबूत और लचीला हो गया। उसकी सतह पर ऊर्जा की एक हल्की सी चमक आ गई। फिर मैंने अपनी छोटी तलवार को कसकर पकड़ा और गोदाम का पिछला दरवाजा खोला। बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी थी। लावारिस गाड़ियां ने सड़क जाम कर रखी थी। कुछ भटकते हुए ज़ॉम्बीज ने मेरी गंध सूंघ ली और दहाड़ते हुए मुझे घेरने लगे। मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करने तक का मन नहीं किया। मेरी नजर बस उन पर गई। टैग हानि रहित मासूम बिल्लियां। उन ज़ॉम्बीज के कठोर शरीर तेजी से सिकुड़ने और बदलने लगे। कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर कुछ छोटी बिल्लियां थीं जो अपना सिर मेरे पैरों से रगड़ रही थीं। इसके बाद मैं सीधे सड़क किनारे खड़ी एक खस्ता हाल पिकअप ट्रक के पास गया, जिसके टायर गायब थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। टैग बेहतरीन स्थिति में मिलिट्री ग्रेड दंगारोधी ऑफ रोड वाहन। अचानक मेरे नीचे धातु के रगड़ने और फिर से जुड़ने की जोरदार आवाजें आईं। अगले ही पल मैट ब्लैक आर्मर वाली एक दंगारोधी गाड़ी मेरे नीचे आ गई। यहाँ तक कि इसमें एक इनबिल्ट जीपीएस भी था, जिस पर पूरे शहर का नक्शा दिख रहा था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और कबाड़ से बनी ये स्टील की गाड़ी खाली सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी। रास्ते में मैंने गाड़ी का रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें केवल सर्र सर्र की आवाज आ रही थी। टैग सुपर रेडियो जो सभी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सकता है। सर्र सर्र की आवाज गायब हो गई और उसकी जगह एक आदमी की बेचैन आवाज आई। ये सक्सेसफुल सर्वाइवर बेस है। ये सक्सेसफुल सर्वाइवर बेस है। हम जिनमाओ शॉपिंग सेंटर में हैं। हमारे पास भोजन, पानी और हथियारों से लैस सुरक्षा है। जो भी जीवित बचा व्यक्ति इसे सुन रहा हो, कृपया जल्द से जल्द
हमसे जुड़े। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान आ गई। मुझे याद है कि हान जियांगशु और वैंग पो ठीक उसी दिशा में भागे थे। बिना किसी मेहनत के ही सब कुछ मिल गया। थोड़ी ही देर में मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने देखा कि शॉपिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा घेरे के पीछे कुछ हथियारबंद लोग गश्त कर रहे थे। मेरी गाड़ी की आवाज बहुत तेज थी, जिससे तुरंत उनका ध्यान मेरी तरफ खिंच गया। उनके लीडर एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाया, गाड़ी में कौन है? मैंने धीरे से सुरक्षा घेरे के बाहर गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मुझे देखकर वे लोग दंग रह गए। एक मॉडिफाइड राक्षस जैसी गाड़ी अकेले चलाकर बिना किसी खरोंच के आधा शहर पार करके आना अपने आप में ताकत का सबूत था। उस हट्टे कट्टे लीडर का लहजा थोड़ा नरम हो गया। हम चेंगडोंग सर्वाइवर बेस से हैं। तुम कौन हो? मोबाई, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। तभी उस आदमी के पीछे खड़े एक छोटे कद के लड़के ने अचानक चौंक कर कहा, अरे तुम वही हो ना जो हान जियांगशु और पो भाई के साथ था? उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सभी समझ गए थे कि वो उसी बेकार क्षमता वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। उस हट्टे कट्टे आदमी की नजरों में तुरंत बदलाव आ गया। सतर्कता की जगह संदेह और तिरस्कार ने ले ली। लेकिन मैं बस उसे शांति से देखता रहा। क्या तुम्हारा बेस अभी भी लोगों को अंदर आने दे रहा है? हमारा बेस मुफ्तखोरों को नहीं पालता, खासकर उन्हें जो किसी काम के नहीं है। मैं काम का हूँ या नहीं ये तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने कहा। मेरी शांति और आत्मविश्वास ने उसे असमंजस में डाल दिया। वो हिचकिचाया और फिर नियमों के अनुसार काम करने का फैसला किया। बेस में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तलाशी देनी होगी और अपनी क्षमता दिखानी होगी। यही बॉस वांग की आंता नियम है। ठीक है। उस लीडर के नेतृत्व में मैंने रक्षा पंक्ति को पार किया और शॉपिंग सेंटर में प्रवेश किया। हॉल में लगभग 200-300 जीवित बचे लोग इकट्ठा थे। ज्यादातर लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और वे सुन्न लग रहे थे। जल्द ही एक लंबी चौड़ी और घनी दाढ़ी वाला आदमी वहां आया। वो इस बेस का लीडर वांग कियांग था, जो एक ताकत बढ़ाने वाली क्षमता यानी स्ट्रेंथ एनहांसमेंट वाला व्यक्ति था। वांग कियांग की आवाज भारी और तेज थी, जिसमें ऐसा रौब था जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तुम मोबाई हो? हाँ, मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारी क्षमता टैगिंग है, हमें दिखाओ। उसने पास में लगे एक फायर हाइड्रेंट की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया, पास गया और हाथ बढ़ाकर हल्के से फायर हाइड्रेंट को छुआ। टैग सोना। 3 सेकंड से भी कम समय में ठोस सोने से बना एक चमकता हुआ फायर हाइड्रेंट सबके सामने आ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस चमत्कारिक दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। वांग कियांग की सांसें भारी हो गईं। उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में दीवानगी और लालच भरा था। मैंने शांति से कहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं पदार्थों के गुणों को बदल सकता हूँ। हर चीज को परिभाषित करने की अपनी बहुत ज्यादा ताकतवर सच्चाई को छुपाने के लिए मैंने फिलहाल इसे एक पदार्थ बदलने वाली क्षमता के रूप में पेश किया। लेकिन इतना भी उन्हें चौंकाने के लिए काफी था। वांग कियांग का रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने उत्साह से मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, चेंगडोंग बेस में तुम्हारा स्वागत है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से पूछा, हान जियांगशु और वांग पो कहाँ हैं? वांग कियांग ने हंसते हुए कहा, वे लोग सामान इकट्ठा करने बाहर गए हैं। मुझे लगता है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही शॉपिंग सेंटर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक गाड़ी के इंजन की जोरदार आवाज और कुछ बेतरतीब कदमों की आवाजें सुनाई दी। वांग कियांग के चेहरे पर खुशी आ गई। मैं मुड़ा और मुख्य दरवाजे की ओर देखा। मेरे चेहरे पर एक खामोश मुस्कान आ गई। असली खेल अब शुरू होने वाला था। 10 से अधिक लोगों का एक समूह बहुत ही खराब हालत में भागते हुए अंदर आया, जिनका लीडर वांग पो था। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही घमंड था। उसके पीछे हान जियांगशु थी। उसके कपड़े तो साफ थे, लेकिन वो बहुत नर्वस और डरी हुई लग रही थी, मानो उसकी आत्मा कांप रही हो। वैंग पो ने अंदर आते ही गुस्से में अपना बैकपैक जमीन पर पटक दिया और गालियां देने लगा। ध तेरी की, उस अस्पताल में एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। गुस्सा मत करो, हम सुरक्षित वापस आ गए, यही बहुत है। लेकिन जब उन दोनों ने मुझे लोगों से घिरा हुआ देखा तो उनके चेहरे के भाव पल भर में जम गए। नहीं, हान जियांगशु चिल्ला उठी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैंग पो के चेहरे पर भी घोर आश्चर्य था। तुम यहाँ कैसे हो? तुम मरे नहीं? मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे 2 जोकरों को देख रहा हूँ। लंबे समय बाद मिले। वैंग पो सबसे पहले होश में आया। वो तेजी से मेरे पास आया और तीखी नजरों से सवाल किया, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें बचाया? लेकिन मुझे उसे सफाई देना जरूरी नहीं लगा। मैंने बस अपनी आंखें उठाई और वैंग के उस हाथ को देखा जिस पर उसे बहुत गर्व था और जो धातु की तरह चमक रहा था। वैंग, तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारी किंग कॉन्ग वॉल क्षमता सबसे महान है ना? वैंग पो ने घमंड से अपनी ठुड्डी उठाई। मेरी ताकत किसी भी दुश्मन को आसानी से चीर सकती है। मैं थोड़ा हंसा और फिर सबके सामने अपना हाथ उठाकर दूर से उसके हाथ की ओर इशारा किया। टैग उबले हुए नूडल्स। मेरा विचार भगवान की तरह लागू हुआ। अगले ही पल उसका वो घमंड भरा धातु की चमक वाला किंग कॉन्ग हाथ तुरंत एक पिलपिले और भाप निकलते हुए नूडल में बदल गया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें फटी रह गईं। वैंग पो खुद स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। फिर वो पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ा और अपने दूसरे सही हाथ से मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, बेस का लीडर एक कदम आगे बढ़कर मेरे सामने आ गया। वांग कियांग ने जोर से चिल्लाकर कहा, वांग शांत हो जाओ। वो आखिरकार समझ
समझ गया था कि सोने का वो फायर हाइड्रेंट मेरी असली क्षमता का सिर्फ एक अंश था। वांग पो बुरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा और हान जियांगशु तो पहले ही जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसका नाम पुकारा तो वो कांप उठी और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोते हुए रेंग कर मेरी ओर आने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत थी, कृपया मुझे माफ कर दो। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सब वांग पो की वजह से हुआ, उसने मुझे मजबूर किया था। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखों में न गुस्सा था न ही कोई नफरत, बस एक ऐसा खालीपन था जैसे कोई किसी कचरे को देख रहा हो। तुम्हें माफ कर दूं, तुम इस लायक ही नहीं हो। मैंने हल्के से अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी बात तो सुनो। हान जियांगशु अभी भी बेकार में अपनी सफाई दे रही थी। मैं उसे ऊपर से ऐसे देख रहा था जैसे कोई भगवान किसी कीड़े को देख रहा हो। हान जियांगशु, तुम ताकत की पूजा करती हो, इसलिए तुमने वांग पो और उसके किंग कॉन्ग हाथ को चुना। तुम्हें लगता था कि मेरी टैगिंग क्षमता बेकार है, एक बोझ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। ये कहते ही मैंने अपना हाथ उठाया और चुटकी बजाई, जिसकी तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। टैग, अभेद्य पिंजरा। अचानक हान जियांगशु के चारों ओर हवा की एक अदृश्य दीवार जमीन से उठ खड़ी हुई, जिसने उसे मजबूती से अंदर कैद कर लिया। उसने डरे हुए हाथों से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ एक ठंडी और कठोर रुकावट महसूस हुई। हवा से भी पिंजरा बना दिया, ये तो हवा को भी नियंत्रित कर सकता है। वांग कियांग के माथे पर पसीना छलक आया था। शुक्र है मैंने अभी इसे नाराज नहीं किया, ऐसे दुश्मन का तो सामना किया ही नहीं जा सकता। मेरे होठों पर एक बेहद बर्फीली मुस्कान आ गई। टैग, एक सुपर चारे जो सभी ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब मैंने ये कमांड दिया तो हान जियांगशु को अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो बस मुझे डरी हुई नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसके साथ क्या किया है। लेकिन उसी पल शॉपिंग सेंटर के बाहर की दुनिया में उथल पुथल मच गई। शहर के किसी कोने से बेहद प्यासी और भयानक दहाड़ की एक दूर गूंजती आवाज आई और उसके तुरंत बाद दूसरी और फिर तीसरी आवाज आई। एक के बाद एक आती इन भयानक आवाजों ने पूरे शांत शहर में पागलों जैसी हलचल मचा दी। गलियों और सड़कों पर भटक रहे हर ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव आ गया। हजारों लाखों ज़ॉम्बी शहर के हर दिशा से जिनमाओ शॉपिंग सेंटर की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। वांग कियांग और दूसरों के चेहरे पीले पड़ गए। वे दौड़कर दरवाजे पर गए और सुरक्षा घेरे की दरारों से बाहर झांकने लगे। ज़ॉम्बियों की लहर, ज़ॉम्बियों की लहर, हे भगवान! बेस में पल भर में अफरा तफरी मच गई और लड़ाके घबराहट में मोर्चा संभालने लगे। दरवाजा बंद करो, सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। केवल मैं ही शांत था। मैंने पारदर्शी पिंजरे के अंदर खड़ी उलझन में पड़ी हान जियांगशु को देखकर कहा, सुना तुमने? शहर के सारे ज़ॉम्बी तुम्हारे लिए आ रहे हैं। हान जियांगशु आखिरकार समझ गई। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। मौत से भी गहरे डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो बेतहाशा रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज में भीख मांगने लगी। लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने अपना ध्यान उस अभेद्य पिंजरे पर केंद्रित किया और उसका टैग बदल दिया। टैग, एक हवा जिसे आसानी से पार किया जा सके, इससे पहले कि वे तुम्हें पकड़ लें। जितना भाग सकती हो भागो। हान जियांगशु ऐसे उठी जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। वो जमीन से उछली और लड़खड़ाते हुए पिछले दरवाजे से बाहर भाग गई। और बाहर ज़ॉम्बियों की वो काली सुनामी शॉपिंग सेंटर को बिना छुए हान जियांगशु के भागने की दिशा में पागलों की तरह उसका पीछा करने लगी। और इधर हॉल में वांग कियांग धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर उत्साह और डर के कारण हल्का हल्का कांप रहा था। उसने कहा, मालिक। उसके घुटने टेकने के साथ ही हॉल में मौजूद सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। मेरी नजर जमीन पर बैठे उन लोगों से होती हुई कोने में पड़े उस वांग पो पर गई, जिसकी आंखों में खालीपन था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वांग पो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ सुन्नपन और निराशा थी। ये सब खत्म कर दो। उसने हार मान ली थी और संघर्ष छोड़ दिया था। मैंने सिर हिलाया। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। टैग, इस जगह की हमेशा रक्षा करने वाली एक सोच रहित मूर्ति। पल भर में वांग पो का मांस और खून से बना शरीर जबरदस्ती एक निर्जीव पत्थर में बदल गया। उसके चेहरे पर मौजूद डर और उलझन का भाव हमेशा के लिए उस पत्थर पर जम गया। मैंने उस पत्थर की मूर्ति को देखा और अपने पास खड़े वांग कियांग से कहा, जिसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, इसे बेस के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि अंदर आने और बाहर जाने वाले हर व्यक्ति को याद रहे कि गद्दारों का क्या अंजाम होता है। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए चेंगडोंग बेस में रहने लगा। मैं अपना ज्यादातर समय खुद को एक कमरे में बंद रखता और अपनी इस ईश्वरीय शक्ति को समझने और उसे निखारने में लगा देता। मैंने एक साधारण कांच के कंचे को हीलिंग एनर्जी वाला रत्न टैग किया। फिर मैंने वो रत्न लड़ाई में पैर गंवा चुके एक टीम मेंबर को दिया। जैसे ही उसने उस रत्न को पकड़ा, उसकी टूटी हुई हड्डियां आंखों के सामने तेजी से जुड़ने लगीं और 1 मिनट से भी कम समय में वो उछलता कूदता अपने पैरों पर
खड़ा हो गया। फिर मैंने एक खाली नोटबुक को टैग पौधों की खेती से जुड़ी सभी ज्ञात तकनीकों वाली किताब बना दिया। इससे जीवित बचे लोग शॉपिंग सेंटर की छत पर अपनी खुद की सब्जियों का बगीचा लगा सकते थे। मेरा किया हर काम किसी चमत्कार जैसा था, जो लोगों के मन में मेरे प्रति डर और सम्मान को लगातार बढ़ा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इतना काफी नहीं है, मुझे एक नई व्यवस्था यानी सिस्टम बनानी होगी। इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकला और वांग कियांग के साथ बेस के सभी मुख्य सदस्यों को बुलाया। उनकी सम्मान भरी नजरों के बीच मैंने अपना पहला ईश्वरीय आदेश घोषित किया। नियम 1, आपस में लड़ना सख्त मना है। कोई भी, चाहे वो क्षमता वाला हो या आम इंसान, किसी भी कारण से एक दूसरे को नहीं मारेगा या लूटपाट नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा। नियम 2, काम के बदले भोजन मिलेगा। बेस अब प्रोडक्शन टीम, गैदरिंग टीम और कॉम्बैट टीम बनाएगा। हर किसी को बेस के लिए योगदान देना होगा, तभी उसे जीने के लिए जरूरी सामान मिलेगा। जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। नियम 3, पूर्ण आज्ञा पालन। मेरा आदेश सबसे ऊपर होगा, कोई भी इसकी अवहेलना नहीं करेगा। मेरे इन नियमों के तहत जेनेसिस बेस तेजी से विकसित होने लगा। मैंने एक ईश्वरीय एक्सचेंज सेंटर भी स्थापित किया। लोग अपने काम के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मुझसे कुछ खास टैग की गई चीजें बदल सकते थे, जैसे एक कुल्हाड़ी जिसकी धार कभी खराब नहीं होगी, या पट्टियां जो घाव को जल्दी भर देंगी, या छोटे दायरे में ज़ॉम्बियों को दूर भगाने वाले साउंड वेव डिवाइस। ये सब मेरे द्वारा बनाई गई बस छोटी मोटी चीजें थी, लेकिन इनसे बेस की उत्पादकता और सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई। जेनेसिस बेस की ख्याति रेडियो के माध्यम से धीरे धीरे फैलने लगी। अधिक से अधिक लोग शरण की तलाश में बेस की ओर खिंचे चले आने लगे। महज एक महीने के भीतर बेस का आकार कुछ 100 लोगों से बढ़कर लगभग 3000 लोगों तक पहुंच गया, जबकि मैं खुद को दुनिया से और भी ज्यादा अलग थलग करने लगा। एक दिन मैं अपने कमरे में पानी की एक बूंद को हल्की चेतना वाले जीव का टैग देने की कोशिश कर रहा था। तभी जब मेरा मानसिक ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था, मुझे अचानक महसूस हुआ दूर आकाश से एक अजनबी और वैसी ही शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा महसूस हुई। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है किसी और तथाकथित भगवान की नजर मेरे इलाके पर पड़ गई है। मैंने तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा को सावधानी से अंदर झांकने दिया। मैं भी तो देखूं कि पर्दे के पीछे छिपा ये आदमी आखिर चाहता क्या है। वो मानसिक ऊर्जा पूरे बेस के चारों ओर घूमी, मानो यहाँ की व्यवस्था और शांति को देखकर बहुत हैरान हो। आखिरकार वो मेरी तरफ मुड़ी, जहाँ मैं सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में था। एक ठंडी, घमंडी और भावना रहित आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, तुम कौन हो? वो आवाज ऐसी थी मानो आकाश के ऊपर से आ रही हो। इसमें एक ऐसा रौब था जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने उसी तरीके से अपने दिमाग से उसे एक ठंडा जवाब दिया। वो व्यक्ति शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं इतनी आसानी से उसके साथ मानसिक बातचीत कर पाऊंगा। वो पल भर के लिए चुप हो गया। दिलचस्प स्थानीय प्राणी, तुम जिस जगह पर हो वो अब मेरी है। मेरे सामने घुटने टेक कर हार मान लो, वरना मेरे ज़ॉम्बी भगवान का सामना करने के लिए तैयार रहो। वो आवाज स्वाभाविक रूप से बहुत ही तानाशाही थी। मैं हंसा। भगवान? इस दुनिया में जहाँ मैं नियम तय करता हूँ, वहाँ न्याय करने का अधिकार किसे है? मैं खड़ा हुआ विंडो के पास गया और उस मानसिक ऊर्जा की दिशा में देखा। वो शहर के बीचों बीच स्थित सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से आ रही थी। लगता है इस दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से मिलने का समय आ गया है। मैंने मन में सोचा, टैग, इस क्षेत्र की सभी बाहरी मानसिक ऊर्जाओं को जबरदस्ती बाहर निकालो। मेरे दिमाग में घुसने वाली उस तानाशाही मानसिक ऊर्जा ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसे मेरे इलाके से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। कई किलोमीटर दूर स्थित स्काई टावर की चोटी पर सिंहासन पर बैठे रहस्यमयी व्यक्ति के मुंह से अचानक खून निकल आया। मेरी मानसिक शक्ति को भारी झटका लगा है। कुछ देर बाद मैं अकेले अपनी उस दंगारोधी ऑफ रोड गाड़ी को चलाते हुए स्काई टावर के नीचे पहुंच गया। मैं महसूस कर सकता था कि वो शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा उसी टावर के सबसे ऊपर थी, जो जांचने वाली नजरों से मुझे ही देख रही थी। मैं उस इमारत में दाखिल हुआ। अंदर कोई नहीं था और कोई धूल भी नहीं थी। मैं सीधे लिफ्ट के पास गया और टॉप फ्लोर का बटन दबाया। अजीब बात यह थी कि लिफ्ट अभी भी काम कर रही थी। जैसे जैसे लिफ्ट आसानी से ऊपर जा रही थी, वो मानसिक दबाव भी तेज होता जा रहा था। लेकिन मेरे लिए वो बस एक हल्की हवा के झोंके जैसा था। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी और मेरे सामने पूरी मंजिल को मिलाकर बना एक बेहद शानदार हॉल दिखाई दिया। हॉल के अंत में काले क्रिस्टल से बना एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा था। उसने बेहद शाही और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि वो इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का घेरा था, जिसके कारण उसके आसपास की जगह यानी स्पेस भी हल्की सी मुड़ती हुई महसूस हो रही थी। तुमने खुद मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज में घमंडी और ऊंचा होने का एहसास था। ये शहर मेरा इलाका है, तुमने अपनी हद पार की है, मैंने शांति से कहा। वो आदमी हंसा और उसकी हंसी में सिर्फ तिरस्कार भरा था। तुम एक बेवकूफ स्थानीय प्राणी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। वो अपने सिंहासन से उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ आया। मेरा नाम झाओ तियान है। जिस पल प्रलय आया, उसी पल मेरे अंदर सबसे महान शक्ति जागृत हुई, माइंड मास्टर यानी मानसिक स्वामी। मैं अपने से कम मानसिक शक्ति वाले किसी भी जीव को नियंत्रित कर सकता हूँ। ये ज़ॉम्बी
अभी तो बस मेरे पाले हुए शिकारी कुत्ते हैं। वो मेरे सामने आया और अपनी मानसिक शक्ति से मुझे दबाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे पास कुछ अजीब ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी असीम मानसिक शक्ति के सामने तुम टिक नहीं सकते। मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें अपने बाद सबसे ऊंचा सम्मान दे सकता हूँ। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। माइंड मास्टर, बस कंट्रोल करना, ये तो बहुत ही पुरानी और घटिया क्षमता है, बिना किसी मतलब का शोर। जैसे ही मेरी टैगिंग कमांड लागू हुई, झाओतियान के आसपास का वो मानसिक ऊर्जा का घेरा जो स्पेस को भी मोड़ रहा था, एक फटे हुए गुब्बारे की तरह पल भर में गायब हो गया, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा। उसके चेहरे पर मौजूद वो जीत निश्चित है वाला घमंड जम गया और उसकी जगह ऐसा डर और उलझन आ गई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मेरी ताकत, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कांपते हुए अपने हाथ उठाए और अपनी मानसिक ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैंने बस तुम्हारी उस ताकत को, जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था, एक बेकार के शोर में बदल दिया है। वो इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाया। मैं उसके सिंहासन के पास गया और उस पर बैठ गया। क्या तुम्हें मास्टर का खेल खेलना पसंद नहीं था? अब चलो इस खेल को बदलते हैं। अब मैं मास्टर बनूंगा और तुम मेरे खिलौने बनोगे। मेरी नजर उस खाली और बेहद शानदार हॉल पर गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह बहुत नीरस और बोरिंग है? मैंने चुटकी बजाई। तुरंत पूरे हॉल का वो सख्त मार्बल का फर्श गीली मिट्टी में बदल गया। उस पर हरी घास उगाई, दीवारें गायब हो गईं और उनकी जगह